अगली सुबह सुहानी रनिंग के लिए दीवानविला से बाहर आई थी। वो दौड़ते हुए विसिंग बिल के पास आ जाती है। वहां पहुंचकर सुहानी आसपास उस कटार को ढूंढने लगती है जिसे रात को विवेक ने उस साए पर मारा था, लेकिन वहां सुहानी को वो कटार दिखाई नहीं देता। वहां कटार के ना मिलने पर सुहानी ये समझ जाती है कि वो कटार युवराज या समायरा में से किसी एक के पास होगा। सुहानी विसिंग विल से वापस आ रही थी, तभी उसके पास एक ब्लैक कलर की वैन आकर रुकती है। उस वैन को देखते ही सुहानी चौंक जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उस वैन से 4 आदमी बाहर निकलकर सुहानी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रॉबिन भी इसके लिए पहले से तैयार नहीं था और वो सुहानी से काफी दूरी पर था। फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर भागते हुए सुहानी की तरफ बढ़ जाता है। वो चारों आदमी वैन से बाहर आकर सुहानी को घेर लेते हैं। सुहानी बड़े ध्यान से उन चारों को देखने लगती है। तभी एक आदमी सुहानी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ये देखकर सुहानी बड़ी तेजी से उसके हाथ को पकड़कर घुमा देती है। उसके ऐसा करते ही उस आदमी के हाथ के हड्डी के टूटने की आवाज आती है और वो आदमी दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। सुहानी का ये मूव देखकर रॉबिन अपनी जगह पर रुक जाता है और हैरानी से उसे देखने लगता है। रॉबिन अब तक समझ चुका था कि सुहानी बाकी के लोगों को भी हैंडल कर सकती, इसलिए वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। सुहानी एक के बाद एक करके बाकी के तीनों आदमियों को भी घायल करके नीचे गिरा देती है। अब वो चारों जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। सुहानी उनमें से एक आदमी के पास जाती है और जमीन पर पड़ी उसकी हथेली को अपनी सूज से दबा देती है। सुहानी के ऐसा करने पर उस आदमी की दर्द भरी चीख निकल जाती है। रॉबिन सुहानी का ये रूप देखकर हैरान था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मासूम सी दिखने वाली सुहानी इतने लोगों को एक साथ पीट सकती है। सुहानी उस आदमी के पैर को मसलते हुए कहती है, तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को किसने भेजा है। जैसे ही सुहानी ये सवाल करती है, उसकी कलाई पर बंधी उसकी वॉच में अलार्म बजने लगता है। उस आवाज को सुनकर सुहानी अपने वॉच को देखते हुए खुद से कहती, ओह मुझे अब जाना होगा, लेकिन इनका मैं क्या करूं। कुछ सोचकर सुहानी चिल्लाते हुए कहती, मिस्टर रॉबिन। सुहानी के मुंह से अपना नाम सुनकर रॉबिन घबरा जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सुहानी को पता है कि वो उसका पीछा कर रहा है। सुहानी उसी आवाज में आगे कहती, आप मेरा पीछा कर ही रहे हैं तो प्लीज मेरा एक काम भी कर दीजिए। जरा इनसे पता लगा लीजिए कि ये किसके कहने पर मुझे किडनैप करने आए थे, और जब आपको पता चल जाए तो युवराज सर के साथ साथ मुझे भी बता दीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे भी तो पता चले कि मेरे किस फैन ने इन्हें मेरे लिए भेजा है। ये कहकर सुहानी दौड़ती हुई वहां से चली जाती। सुहानी के जाने के बाद रॉबिन पेड़ के पीछे से बाहर आता। इस वक्त युवराज के डर से उसकी हालत अब खराब हो चुकी थी। आज पहली बार था जब वो पकड़ा गया था। रॉबिन घबराते युवराज को कॉल करता है, उसे सारी बातें बता देता है। रॉबिन की उम्मीद के अकॉर्डिंग सब कुछ सुनने के बाद युवराज को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में रॉबिन से कहता, पता करो उन्हें किसने भेजा है। ये कहकर युवराज फोन रख देता है। कुछ देर के बाद सुहानी दीवान विला में आकर अपने रूम के अंदर आ जाती। युवराज ठीक उसी वक्त वॉशरूम से शावर लेकर बाहर आया था। अंदर आते ही सुहानी की नजर युवराज पर जाती, जो इस वक्त उसे ही देख रहा था। सुहानी को देखते हुए युवराज के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उसने सुहानी को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। इसी का नतीजा था कि सुहानी अब किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन इसके साथ ही युवराज सुहानी की आंखों में वो खालीपन, वो तकलीफ देख पा रहा था जो युवराज से दूर होने की वजह से थी। युवराज को देखकर सुहानी वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही सुहानी युवराज के पास से गुजरती है, युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है। सुहानी समझ नहीं पाती कि युवराज ने उसका हाथ क्यों पकड़ा है। युवराज सुहानी के सामने जाता है और उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है। सुहानी सवालिया नजरों से युवराज को ही देख रही थी। युवराज फर्स्ट एड किट लेकर सुहानी के सामने बैठ जाता है। युवराज और सुहानी इस वक्त बिल्कुल खामोश थे। युवराज सुहानी का राइट हैंड अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगता है। तब सुहानी नोटिस करती है कि उसके हाथ में चोट लगी है, जिससे खून बह रहा है। युवराज कॉटन लेकर सुहानी के चोट को साफ करने लगता है। सुहानी को ये बात अजीब लग रही थी कि युवराज फिर से उसकी चोट पर दवा लगा रहा था, जबकि वो बिना दवा के भी उसकी चोट को ठीक कर सकता है। युवराज उस चोट को देखते हुए कहता, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा। सुहानी जवाब देती है, पता नहीं। युवराज आगे कहता, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है। सुहानी कहती है, बिजनेस में तो कई दुश्मन अपने आप बन जाते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। ये सुनकर युवराज आगे कुछ भी नहीं कहता। सुहानी की नजर इस वक्त युवराज के चेहरे पर ही थी। वो युवराज की आंखों में पहले ही की तरह अपने लिए तकलीफ साफ साफ देख पा रही थी। ये देखकर सुहानी युवराज से कहती, युवराज सर आपने ऐसा क्यों किया। सुहानी के ऐसा कहने पर युवराज के हाथ कुछ पल के लिए रुक जाते हैं, लेकिन फिर वो सुहानी के हाथ में दवा लगाते हुए कहता, क्या मतलब।
सुहानी कहती, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन विजिंग बेल से बाहर आने के बाद आप मेरे पास क्यों नहीं आए? आपने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? ये कहते हुए सुहानी की आंखें नम थी। सुहानी का सवाल सुनकर युवराज भी इमोशनल होने लगता। वो जानता था कि उसने सुहानी के साथ गलत किया है। युवराज अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी आगे कुछ नहीं कहती। कुछ देर खामोश रहने के बाद युवराज कहता है, कल रात वहाँ क्या हुआ था? सुहानी भी युवराज के अंदाज में ही जवाब देती, युवराज सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। ये कहकर सुहानी वहां से उठकर जाने लगती है। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और खुद उठते हुए कहता है, तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सुहानी एक फेक हंसी के साथ कहती है, हाँ समझ तो रही हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं। उसके लिए आपको मेरा विश्वास जीतना होगा, जो आप पहले ही खो चुके हैं। सुहानी के इस जवाब से युवराज को गुस्सा आने लगता। वो गुस्से में सुहानी के पास जाकर उससे कहता, तो किस पर भरोसा करती हो तुम? अपने उन दोस्तों पर? सुहानी अपने दोस्तों पर फक्र करते हुए कहती, हाँ मैं उन पर आंख बंद कर कर भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। युवराज एरोगेंस के साथ कहता, तो फिर तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड विवेक आधी रात को बाउंड्री वॉल से कूदकर कहाँ जाता है। युवराज की बात सुनकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगती है। सुहानी को देखकर युवराज समझ जाता है कि उसे विवेक के बाहर जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। युवराज आगे कुछ कहने ही वाला होता, तभी सुहानी कहती, हाँ मुझे पता है। ये कहकर सुहानी उस रूम से बाहर चली जाती है। सुहानी ने इस बार युवराज से झूठ कहा था और ये बात युवराज अच्छे से समझ रहा था। सुहानी अपने रूम से बाहर आकर गुस्से में विवेक के कमरे में चली जाती है। निशा भी इस वक्त विवेक के रूम में ही थी। सुहानी को गुस्से में देखकर निशा और विवेक भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सुहानी विवेक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है। ये देखकर विवेक कहता है, क्या हुआ सुहानी? विवेक के ऐसा कहते ही सुहानी उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देती है। ये थप्पड़ इतना जोर का नहीं था कि विवेक को बहुत दर्द हो, लेकिन इससे विवेक को सुहानी की नाराजगी का एहसास हो रहा था। ये देखकर निशा बौखलाहट के साथ कहती, सुहानी तूने विवेक को थप्पड़ क्यों मारा? निशा के ऐसे कहने पर सुहानी उसकी तरफ देखती है। उसे रियलाइज होता है कि कहीं उसके ऐसा करने से निशा को बुरा तो नहीं लगा। निशा आगे कहती है, मेरा मतलब मुझे भी तो बता कि तूने इसे मारा क्यों? अगर वैलिड रीजन हुआ तो हम दोनों साथ में इसकी पिटाई करेंगे। निशा के ऐसा कहने पर विवेक उसे हैरानी से देखने लगता है। सुहानी निशा को देखते हुए कहती, ये अब भी आधी रात को हमसे छुपकर वहां जाता है। सुहानी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर भी गुस्से के भाव आने लगते हैं। निशा को गुस्से में देखकर विवेक और भी घबरा जाता है। वो अपनी सफाई में निशा से कुछ कहने ही वाला होता, तभी निशा सुहानी की तरह ही विवेक को एक थप्पड़ लगा देती है। लेकिन सुहानी की तरह निशा एक थप्पड़ पर ही नहीं रुकती, वो विवेक को पीटना शुरू कर देती है। विवेक निशा से बचने की कोशिश करते हुए कहता, सुहानी से रोको, ये अपने कराटे के सारे मूव्स मुझ पर ट्राई कर रही है। विवेक निशा को आसानी से रोक सकता था, लेकिन वो उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। निशा लगातार विवेक को मार रही थी। कुछ देर के बाद सुहानी निशा से कहती, निशा बस हो गया, विवेक को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। सुहानी की बात सुनकर निशा खुद को शांत करते विवेक को पिटना बंद करती है। विवेक दर्द से कराहते हुए उठता है और निशा और सुहानी के सामने जाकर अपनी नजरें झुकाकर खड़े हो जाता है। सुहानी और निशा उसे ही देख रहे थे। विवेक शर्मिंदा होकर कहता है, सॉरी यार, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन मेरा वहां जाना भी बहुत जरूरी था। निशा फिर से चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं क्या, अब उस साये ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है। अगर कभी वहां जाते हुए रास्ते में वो साया तुम्हें मिल गया तो मैं नया बॉयफ्रेंड कहाँ से ढूंढूंगी? विवेक निशा को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी जान की फिक्र है या न्यू बॉयफ्रेंड ढूंढने की? निशा कुछ कहने ही वाली होती, तभी सुहानी विवेक को समझाते हुए कहते, विवेक तुम अच्छे से जानते हो कि इस वक्त हमारा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। तुम इस तरह अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। विवेक अपनी बात पर जोर देते हुए कहता, लेकिन सुहानी तुम तो जानती हो ना कि मेरा वहां जाना भी बहुत जरूरी है। सुहानी कहती, नहीं विवेक, अब और नहीं, तुम्हें जितना करना था तुमने कर लिया, अब तुम वहां फिर कभी नहीं जाओगे। और उससे भी जरूरी बात, अगर तुम इस तरह से हमसे बातें छुपाओगे तो हम तुम पर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। सुहानी की बात सुनकर विवेक को अपनी गलती का एहसास होता और वो निशा और सुहानी से माफी मांगते हुए कहता, सॉरी यार, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम लोगों से अब कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। निशा अपना हाथ विवेक की तरफ बढ़ाते हुए कहती, प्रॉमिस? विवेक निशा के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, प्रॉमिस। निशा विवेक को बड़े गौर से देखते हुए कहती, ज्यादा लग गया क्या? निशा के इस सवाल पर सुहानी और विवेक को हंसी आ जाती है।
सुहानी आगे कहती है, मैं विशिंग वेल के पास गई थी, वहाँ मुझे वो कटार नहीं मिला। कल रात हमारे बाद युवराज और समायरा वहाँ जरूर गए होंगे, इसका मतलब वो कटार उन दोनों में से किसी एक के पास होगा। विवेक कुछ सोचते हुए कहता है, वो कटार यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब वो समायरा के पास है। निशा परेशान होकर कहती, ओह गॉड, अगर समायरा ने हमें वो कटार वापस नहीं दिया तो? विवेक एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, वापस तो उसे देना पड़ेगा क्योंकि वो कटार मेरी है। रात के 8 बज रहे थे। युवराज की कार पूरी रफ्तार से रोड पर चल रही थी। कुछ देर बाद शिमला की सड़क खत्म हो जाती है और युवराज की कार घने जंगल के अंदर ऊंचाई पर जाने लगती है। युवराज अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें उसके अंदर बढ़ रहे गुस्से को बयां कर रही थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद युवराज की कार उसी बंगले के सामने रुक जाती है जहां से 3 साल पहले अर्डम ने 1000 हॉस्टेजेस को छुड़ाया था। युवराज कार से बाहर निकल जाता है। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन युवराज हमेशा की तरह उस अंधेरे में भी साफ साफ देख पा रहा था। युवराज तेज कदमों के साथ उस बंगले के अंदर आ जाता है और कुछ ही देर में उस बंगले के ग्राउंड फ्लोर के एक रूम के अंदर चला जाता है। उस कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा था जिसके दोनों हाथ जंजीर से बंधे हुए थे। उस जंजीर उसे रोकने के काबिल नहीं थे, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ एक लाल रंग का ट्रांसपेरेंट घेरा था। शायद उस घेरे की वजह से ही वो आदमी वहां कैद था। युवराज के वहां आते ही उस आदमी के चेहरे पर एक डिविल स्माइल आ जाती है। उसे देखकर युवराज की आंखों के सामने 3 साल पहले विशिंग वेल के अंदर हुए सारे इंसिडेंट एक के बाद एक किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। वो सब याद करके युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। वो आदमी युवराज को नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम अब तक मरे नहीं? वो आदमी युवराज को नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम अब तक मरे नहीं? युवराज भी उस आदमी को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? युवराज का सवाल सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी वो हंसी युवराज का गुस्सा बढ़ाने का काम कर रही थी। आगे कहता है, अब तक अगर तुम नहीं मरे तो आगे मर जाओगे। सबको लगता था कि उस औरत की आत्मा तुम्हारे लिए एक श्राप थी, लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारी ये शक्तियां तुम्हारे लिए श्राप हैं। तुम्हारी यही शक्तियां तुम्हें और तुम्हारे हर करीबी इंसान की जान ले लेगी। सबका वही हाल होगा जो उस रात उस औरत का हुआ था, या शायद उससे भी बुरा। वो आदमी इस वक्त पद्मिनी की बात कर रहा था। ये सब सुनकर युवराज गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। युवराज को गुस्सा होते देख वो आदमी आगे कहता है, क्या तुम भूल गए उस औरत की वो हालत उन्होंने नहीं तुमने की थी? उस आदमी के ऐसा कहते युवराज की आंखों के सामने 3 साल पहले उस रात का सीन चलने लगता है, जब युवराज और सुहानी ने बाकी लोगों के साथ मिलकर मृदुला और उस तांत्रिक को मारा था। उस कुएं के अंदर धमाका होने के बाद सभी जमीन पर पड़े हुए थे। तभी उस कुएं से वो साया बाहर आ जाता है। उस साये को देखकर सभी हैरान और डरे हुए थे। युवराज ने सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया था। तभी युवराज के हाथ अपने आप सुहानी से अलग होने लगते हैं। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति युवराज का हाथ सुहानी से हटा रही हो। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी युवराज उस शक्ति को रोक नहीं पा रहा था। सुहानी भी ये सब देखकर काफी डर गई थी। जैसे ही युवराज सुहानी से अलग होता है, वो हवा में ऊपर उठ जाता है और अगले ही पल वो उस साये के साथ कुएं के अंदर चला जाता है। कुएं के अंदर जाकर युवराज सीधा जमीन पर गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है, लेकिन युवराज फौरन उठकर खड़ा हो जाता है। कुएं के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। युवराज बड़ी बेचैनी के साथ अपने आसपास देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे से एक भयानक सी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? उस आवाज को सुनकर युवराज फौरन पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि उसके सामने इस वक्त एक बहुत भयानक और बहुत बड़ा साया जमीन से कुछ ऊपर हवा में था। उसे देखते ही युवराज अलर्ट हो जाता है और उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। युवराज की लाल आंखें होते ही उस साये से आवाज आती, क्या हुआ? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? युवराज गुस्से में उस साये को घूरते हुए कहता, वो अभी पता चल जाएगा। युवराज के ऐसा कहते ही उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकलती है जो एक बड़े से गोले का रूप ले लेती है और वो तेजी से उस साये की तरफ बढ़ती है। लेकिन उस साये तक पहुंचने से पहले उस लाल गोले में एक तरह का ब्लास्ट हो जाता और युवराज अपनी जगह से कई फीट पीछे जाकर गिर जाता है। युवराज को इससे काफी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि वो साया अब भी अपनी जगह पर उसी तरह से स्थिर था। ये देखकर युवराज को बहुत हैरानी होती है। तभी उसे फिर से उस साये की आवाज सुनाई देती है, तुम में शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन तुम इन्हें संभाल नहीं सकते।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब तक युवराज को समझ में आ गया था कि इस वक्त जो उसके सामने है वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है और अभी युवराज उसका सामना नहीं कर सकता। अगले ही पल उस साए से हरे रंग की रोशनी युवराज की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो रोशनी युवराज की तरफ बढ़ रही थी उसका आकार और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। जैसे ही वो रोशनी युवराज को छूने वाली रहती है वो गायब होती जाती है। युवराज को समझ नहीं आता कि वहां हो क्या रहा है। तभी उस साए की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, तुम। ये सुनकर युवराज को थोड़ी हैरानी होती है। इस वक्त वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। युवराज को अपने ठीक पीछे से पद्मिनी की आवाज सुनाई देती है, मेरे अलावा और कौन हो सकता है। ये कहते हुए पद्मिनी युवराज के पास आकर खड़ी हो जाती है। युवराज हैरानी से पद्मिनी को ही देख रहा था। वो पद्मिनी की आंखें फाड़कर देखते हुए कहता है, तुम कहाँ थी? उस रात के बाद तुम मुझे कहीं मिली क्यों नहीं? पद्मिनी युवराज से कहती है, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, सिर्फ आज की रात ही ये तुम्हें मार सकता है। ये दिन का आखिरी पहर है, मुझे बस इस पहर तक इसे रोकना होगा। ये कहकर पद्मिनी युवराज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पद्मिनी किसी ढाल की तरह युवराज के सामने आकर खड़ी हो गई थी और अब उसकी आंखें भी युवराज की तरह ही लाल हो चुकी थी। पद्मिनी को इस तरह से देखकर उस साए से आवाज आती है, तो तू अब तक जिंदा है? 1000 साल कुछ ज्यादा समय नहीं हो गया मेरा इंतजार करने के लिए? पद्मिनी जवाब देती, मैं तेरा इंतजार नहीं, अपने वंश की रक्षा कर रही हूँ, क्योंकि यही तेरे मौत की वजह बनेगा। पद्मिनी की बात सुनकर युवराज दंग रह जाता है। उसे उस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना था। युवराज हैरानी से कहता, तुम्हारा वंश? पद्मिनी उस साये को ही देखते हुए युवराज से कहती है, मैं तुम्हारी पूर्वज हूँ और तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। पद्मिनी का जवाब सुनकर युवराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब वो समझ पा रहा था कि जब भी युवराज को पद्मिनी की जरूरत होती थी उसकी मदद करने के लिए वो क्यों आ जाती थी। इससे पहले युवराज पद्मिनी से कोई और सवाल कर पाता, वो साया पद्मिनी पर अपनी शक्तियों से हमला करना शुरू कर देता है। ये देखते ही पद्मिनी उसके वार को रोकने लगती। पद्मिनी अच्छे से जानती थी कि वो उस साये को मार नहीं सकती, उस साये को सिर्फ युवराज मार सकता था, लेकिन इस वक्त वो तैयार नहीं था। पद्मिनी को बस एक पहर तक उस साये को किसी भी तरह से रोक कर रखना था। वो साया लगातार पद्मिनी पर हमला कर रहा था और पद्मिनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक रही थी। युवराज साफ देख पा रहा था कि वो साया पद्मिनी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर पहले ही उसकी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे उल्टा युवराज को ही चोट लगी थी। युवराज को डर था कि कहीं फिर से उसने ऐसा किया तो कुछ गलत ना हो जाए। काफी देर तक उस साये और पद्मिनी की लड़ाई चलती है। अब पद्मिनी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी। तभी उस साये का एक वार पद्मिनी को लगता है और वो लड़खड़ाने लगती है। वो साया पद्मिनी को देखकर कहता, तूने इसकी बहुत रक्षा कर ली, अब तेरे जाने का समय आ गया है। ये कहकर वो साया जैसे ही पद्मिनी पर अपना वार करने वाला होता है, युवराज खुद को रोक नहीं पाता। पता नहीं उसे क्या होता है, वो अपनी पूरी बॉडी स्ट्रेच करके अपने हाथ के पंजे खोल देता है। युवराज के ऐसा करने पर उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और उसकी पूरी बॉडी से एक लाल रंग की तेज रोशनी बाहर आने लगती है। ये देखकर पद्मिनी चीखते हुए कहती, नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब युवराज का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था और उसके शरीर से उसकी शक्तियां बाहर आने लगती थी। उस लाल रोशनी से वो अंधेरी गुफा पूरी तरह रोशन हो चुकी थी। युवराज की शक्तियों से वो जगह हिलने लगती है और उस गुफा के पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। उसकी शक्तियां गुफा की दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर फैल रही थी। कुछ ही देर में युवराज अचानक से जमीन से ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिर जाता है। युवराज के नीचे गिरते ही उसके शरीर से निकलने वाली वो रोशनी गायब हो जाती है। वो अब जमीन पर बेजान सा पड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। तभी युवराज को पद्मिनी का ख्याल आता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से उठ जाता है। युवराज देखता है कि अब वहां वो साया नहीं था। तभी युवराज की नजर पद्मिनी पर जाती है जो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। उसे देखते ही युवराज समझ जाता है कि पद्मिनी की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद है। युवराज फौरन पद्मिनी के पास जाकर बैठ जाता है और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पद्मिनी युवराज की गोद में लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहती है, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पद्मिनी के ऐसा कहने पर युवराज खुद को शांत करता है। पद्मिनी आगे कहती है,
दिन का आखिरी पहर अब खत्म हो चुका है, अब वो तुम्हें नहीं मार सकता। मृदुला और वो तांत्रिक इसी साये की रक्षा कर रहे थे। वो सदियों से यहाँ साधना कर रहा है। उसकी साधना 3 साल बाद पूरी होने वाली थी, लेकिन उस लड़की निशा ने उसकी साधना भंग कर दी। ये फिर से उस साधना को पूरी करने की नाकाम कोशिश करेगा और 3 साल बाद वो वापस आएगा और फिर तुम्हें ही उसे मारना होगा। युवराज पद्मिनी की हालत देखकर परेशान होते हुए कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। पद्मिनी युवराज को मना करते हुए कहती है, मेरा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। जब मैं अपने होश में ना रहूं तो मेरा ये शरीर किसी सुरक्षित जगह पर रख देना। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा अभी एक बात जानना बहुत जरूरी है। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, कौन सी बात? अब पद्मिनी की सांसें भारी होने लगी थी। वो अपनी सांसों को संभालते हुए कहती है, अब तुम्हारा लोगों के साथ रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है। पहले तुम्हारी शक्तियां 3 भागों में बटी थी, मृदुला, वो तांत्रिक और तुम, लेकिन अब तुम्हारी शक्तियां आजाद हो चुकी हैं और तुम इन्हें संभाल नहीं पा रहे हो। अगर तुम लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी शक्तियां उनकी जान ले लेंगी। इसलिए जब तक तुम इन्हें काबू करना ना सीख जाओ तब तक सबसे अलग रहो। और सबसे जरूरी बात, सुहानी सुहानी, ये कहते हुए पद्मिनी बेहोश हो जाती है। पद्मिनी के मुंह से सुहानी का नाम सुनकर युवराज बौखलाहट के साथ कहता, पद्मिनी पद्मिनी, सुहानी क्या पद्मिनी? लेकिन तब तक पद्मिनी अपने होश खो चुकी थी और युवराज की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ देर तक युवराज बेहाल होकर वहीं बैठा रहता और उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। सालों बाद युवराज की लाइफ में खुशियां आई थी। सुहानी उनकी जिंदगी में आई थी और अब उसकी माँ भी उसके साथ थी, लेकिन पद्मिनी ने साफ कह दिया था कि उसे हर उस शख्स से दूर रहना होगा जिसे वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। युवराज को अब उन सब से दूर रहना था। कुछ देर के बाद युवराज पद्मिनी को अपनी गोद में उठाकर उस कुएं से बाहर आ जाता है। कुछ दिनों तक युवराज सबसे छुपकर रहता है और अपनी शक्तियों को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन युवराज की शक्तियां उसके बस से बाहर थीं। वो जब भी अपने लिए उनका इस्तेमाल करता, वो शक्तियां उसी का नुकसान कर देती। अब तक युवराज को समझ आ चुका था कि वो अपनी शक्तियां काबू नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सबको खुद से दूर कर दिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। युवराज अब पद्मिनी के होश में आने का इंतजार करने लगा, लेकिन 3 साल बाद भी पद्मिनी को होश नहीं आया। युवराज जानता था कि अगर वो सुहानी को सच बताएगा तो वो युवराज को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसीलिए युवराज ने किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया और खुद सबसे दूर हो गया। यही सब सोचते हुए युवराज प्रेजेंट में आ जाता है। युवराज के ख्यालों में खोए देख वो आदमी कहता, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? यही कि तुम अभी मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो तो गलती से मैं तुम्हारी पकड़ में आ गया हूँ, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे किसी काम की नहीं। युवराज उस आदमी को एक्सप्रेशन लेस होकर देखते हुए कहता, वही तो देखने आया हूँ। ये कहते ही युवराज की आंखें लाल हो जाती हैं। युवराज की लाल आंखें देखकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, तुम फिर खुद को ही चोट पहुंचा दोगे। युवराज कहता, चलो आज वो भी देख लेते हैं। युवराज के ऐसा कहते ही उस आदमी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर सिकन आने लगती है। वो आदमी घबराते हुए कहता, ये नहीं हो सकता। युवराज उस आदमी की बातों का कोई जवाब नहीं देता। कुछ ही देर में वो आदमी दर्द से कराहने लगता और उसकी कराहने की आवाज चीख में अब बदल जाती है। युवराज अपनी लाल आंखों से उस आदमी को ही देख रहा था और उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थी। वो आदमी चीखते हुए कहता, ये तुम कैसे कर रहे हो? तुम अपनी शक्तियां काबू करने के काबिल हो ही नहीं। ये कहने के बाद उस आदमी की चीख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो पूरा बंगला उस आदमी की भयानक चीखों से गूंज रहा था। युवराज काफी देर तक उस आदमी को दर्द से तड़पाता और फिर उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। अब वो आदमी बेजान होकर खड़ा था। उसके दोनों हाथ जंजीर से बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिर रहा था। युवराज उस आदमी को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या मैं ये सब इस वजह से कर पाया क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से सुहानी के साथ हूँ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जिन शक्तियों को पद्मिनी और यहाँ तक कि वो साया भी नहीं रोक पाया, उसे सुहानी कैसे कंट्रोल कर पाती है? ये कहकर युवराज को हर वो इंसिडेंट याद आने लगता जब सुहानी ने उसकी शक्तियों को कंट्रोल किया था। वो सब याद करते हुए युवराज खुद से कहता है, जब सुहानी के पास कोई पावर नहीं है तो फिर वो ये सब कैसे कर सकती है? आखिर उस रात पद्मिनी सुहानी के बारे में मुझे क्या बताना चाहती थी? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती
और भी आगे के एपिसोड्स में हम रहस्य और डर से मिली हुई कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर आप सच में हॉरर के शौकीन हैं तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर करके अपने दोस्तों को भी डरा दीजिए और सब्सक्राइब करके इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।